हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ अल्टीमेट कोर्स ऑन सी प्लस प्लस। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको हम डेवलप कैसे होता है और उसको एग्जीक्यूशन कैसे होता है, हाउ इज दिस प्रोसेस, राइट। तो इसमें हमारे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन के बारे में, ठीक है, के लिए या के बारे में। तो हम सीधा सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम इस चीज़ को कवर करते हैं कि हमारे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप होता है हमारा एडिटिंग। क्या होता है? एडिटिंग। दूसरा स्टेप होता है हमारा कंपाइलिंग। थर्ड स्टेप हमारा होता है लिंकिंग लाइब्रेरी। फोर्थ स्टेप होता है हमारा लोडिंग एंड फाइनल स्टेप हमारा होता है एग्जीक्यूशन, राइट। तो हमारे 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है। जिसमें से हमारे टोटल जो शुरुआत के 4 स्टेप है वो हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट से। और हमारा जो लास्ट स्टेप है वो किससे रिलेटेड है? वो एग्जीक्यूशन। वो दिख भी रहा है ना, एग्जीक्यूशन है, राइट। तो वी हैव लाइक 4 स्टेप्स इन डेवलपमेंट एंड 1 स्टेप इन एग्जीक्यूशन। तो देयर आर टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब ये होता क्या है? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक डेटा होता है, डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो हम बात की बात है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम कैसे सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते हैं। बट फॉर नाउ वी आर जस्ट कवरिंग हाउ प्रोग्राम इज डेवलप्ड एंड हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड, सॉरी, राइट। तो अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हम कवर करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग कुछ नहीं है यार, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि व्हाट इज एडिटिंग। एडिटिंग इज नथिंग बट राइटिंग अ प्रोग्राम। क्या होता है दोस्त? राइटिंग अ प्रोग्राम। आप कहीं पे तो प्रोग्राम लिखोगे ना, उस राइटिंग अ प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? एडिटिंग। बस इतना से, हाँ इतना सही है कि एडिटिंग माने राइटिंग अ प्रोग्राम, की हमने राइट करा उसी को कहते हैं हम एडिट करते हैं, हमने एडिटिंग कर दी, ठीक है जी। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन में भाई प्रोग्राम को सबसे पहले लिखोगे तो सही, तो उसका मतलब क्या है? वो स्टेप का नाम क्या है? एडिटिंग ऑफ अ प्रोग्राम और राइटिंग अ प्रोग्राम। सेकंड स्टेप पे हम आते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा कंपाइलिंग। क्या है दोस्त? कंपाइलिंग। अब कंपाइलिंग का मतलब क्या होता है? जब भी मैंने बताया था आपको, प्रोग्राम के ऊपर 3 ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है हमारा चेक फॉर एरर। कौन सा होता है? चेकिंग फॉर एरर। सबसे पहला ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता है चेकिंग फॉर एरर, की कोई एरर वैरर तो नहीं है। दूसरा प्रोसेस होता है हमारा कंपाइलिंग, है ना, कि हम कंपाइल का मतलब क्या है? कंपाइल का मतलब होता है कि एक जना होता है, एक सॉफ्टवेयर, एक चीज होती है, जैसे सॉफ्टवेयर बोलो, कोई भी चीज बोल दो, जो जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं उसको? कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। अब हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने का क्या मतलब है? हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने का क्या मतलब है? क्या मतलब समझाता हूँ। जैसे हमारे जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट। वी राइट इट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे अब हम सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं, तो सी प्लस प्लस में हम प्रोग्राम लिखेंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को क्या पता है? कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? कंप्यूटर नोज बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब जीरोज एंड वन। तो एक दो ही चीजें पता है उसको, जीरो बता दो या वन बता दो। तो उसे कोई भी चीज समझानी हो तो हमें बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हमें बाइनरी आती ही नहीं है, राइट। और कंप्यूटर को इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, उर्दू ये सब भाषा आती नहीं है। तो वी हैव रिटन अ प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें हम पहले के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो इफ यू डोंट नो दिस कंसेप्ट, दिस बेसिक कंसेप्ट, जस्ट गो एंड वॉच देम एंड देन कम टू दिस वीडियो प्लीज, ठीक है। तो अभी मैं ब्रीफली छोटा सा बता देता हूँ क्या मतलब ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो कंपाइलर का काम होता है हमारा कि जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड लिख रहे हैं, जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इस प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स कोड। जो हमने कोड लिखा उसको क्या कहेंगे? सोर्स कोड, राइट। तो कंपाइलर क्या करेगा? इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी कोड में या मशीन लैंग्वेज में,
ठीक है, मशीन लैंग्वेज माने बाइनरी लैंग्वेज है ना, सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज में। समझ में आ गया, क्योंकि सोर्स कोड तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो काइंड ऑफ यूजर फ्रेंडली, प्रोग्रामर फ्रेंडली और सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेंडली, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको पता हो या जिसने देखा हो वो उसे पता होगा कि वहाँ पर भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं ना लिखने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज भी उसे समझ में नहीं आती, किसको, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारे को उस प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में। तो वो काम कौन करेगा हमारे लिए, कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल कर देगा। तो कंपाइलिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले आपने एडिटिंग करा, लिखा प्रोग्राम को, दूसरा स्टेप उसे कंपाइल करना पड़ेगा कि जो हमारा सोर्स कोड है उसको हमें मशीन कोड में या फिर मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा। क्या चीज़ समझ में आ गई, क्या समझ में आ गया, मशीन कोड में बदलना पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पर ही समझा देता हूँ कि हमारा जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, जो हम सोर्स कोड लिखते हैं ना, जो हम सोर्स कोड लिखते हैं वो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस प्लेलिस्ट फॉर सी प्लस प्लस, तो हम सी प्लस प्लस में लिखने वाले हैं। तो उस फाइल को मैं सेव भी तो करूँगा जिसमें मैं लिख रहा हूँ। तो लेट्स से कि मैंने फाइल का नाम है फर्स्ट और उसका एक्सटेंशन हो गया डॉट सी प्लस प्लस, तो ये सी प्लस प्लस की फाइल हो गई, ये सोर्स कोड हो गया। इसको क्या कंपाइलर आएगा, कंपाइलर क्या करेगा, इसको मशीन कोड में बदल देगा। किस में चेंज कर देगा, मशीन कोड। और मशीन कोड का क्या होता है, मशीन कोड की जो फाइल होती है वो होती है हमारी फाइल डॉट EXE में। किस में चेंज कर देगा, फाइल डॉट EXE। दिस EXE मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या मतलब होगा इसका, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगेन जिसको डिटेल में समझना है वो पीछे के लेक्चर्स जाके देखे, हमने बहुत डिटेलिंग में ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, ठीक है ना। तो हमारी फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस की फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल फर्स्ट डॉट EXE में फाइल लिख दिया, सॉरी फर्स्ट डॉट, क्योंकि फर्स्ट मैंने नाम दिया ना फाइल का, तो फर्स्ट डॉट EXE में कन्वर्ट कर देगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपको बात, राइट। दूसरी चीज़, ये दोनों ही फाइलें, ये वाली भी फाइल जो हम लिख रहे हैं और ये जो वाली फाइल जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है और ये जो हमारी सोर्स कोड फाइल है, ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट या फिर सेकेंडरी स्टोरेज या फिर मेमोरी, है ना, सेकेंडरी मेमोरी, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं होती है जब तक वो रन ना हो। मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ जो हमारे कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम सेव करते हैं तो वो हमारे परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है, और मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में जाके स्टोर हो जाती है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में जाके स्टोर हो जाती है। तो ये जितने भी हमारी फाइल्स हैं जो हम सेव करते जा रहे हैं, ये कुछ भी लिख रहे हैं सेव कर रहे हैं, कोई भी हम इमेज को सेव करते हैं, वीडियो को सेव करते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं, वो सारी कहाँ पे जाके सेव होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी में, हार्ड डिस्क ड्राइव में जाके सेव हो जाती है। ठीक है, तो हमारे दो स्टेप हम कवर कर चुके हैं। पहला स्टेप हमारा राइटिंग द प्रोग्राम, एडिटिंग द प्रोग्राम को लिखना सिर्फ और सिर्फ, है ना। और जब लिख लेते हैं तो वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम को के कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ठीक है, दूसरी चीज कंपाइलिंग क्या होता है, कंपाइलिंग का प्रोसेस होता है जिसमें कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें बदल देता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में। क्यों, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में मशीन कोड ही समझ में आता है किसको, या बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है किसको, कंप्यूटर को, मशीन को, राइट। इसीलिए उसको बदलना जरूरी है, उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। तो जब सोर्स कोड है तो हम मान लेते हैं हमने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखा है, तो फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस हमारी फाइल का नाम है, उसको कंपाइलर किसमें बदल देगा, फर्स्ट डॉट EXE माने एग्जीक्यूटेबल फाइल की। एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई, अब जब भी मैं इसको चलाऊंगा ये चल जाएगा, कोड मेरा रन करने लग जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल से। क्लियर है। और अगली बात हमने करी कि दे बोथ आर प्रेजेंट इन परमानेंट या फिर सेकेंडरी मेमोरी। ये सारी चीजें हमारी कहाँ पे पड़ी होती है, सेकेंडरी मेमोरी में या परमानेंट मेमोरी में, जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आसान सी चीजें, कोई ज्यादा इसमें मेरे को लग नहीं रहा कि कोई इसमें टफ लगेगा। ठीक है, अगर कुछ भी इसमें डाउट है या कुछ भी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, the compiler and executable file, so I would recommend you to go over the playlist and just watch प्रीवियस लेक्चर्स, स्पेसिफिकली सेकेंड वन में हमने कंपाइलर के बारे में, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर कवर कर रखा है। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो दो पार्ट तो हम कवर कर चुके हैं, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग। द थर्ड स्टेप
in program execution, development and execution is linking library. अब तीसरा स्टेप क्या है? लिंकिंग लाइब्रेरी है। तो थर्ड स्टेप लिख लेते हैं, लिंकिंग लाइब्रेरी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ना मेरे को आउट ऑफ ब्लू भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, और मैं चाहूंगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, एंटिसिपेट करें, सारी चीजें आप आपका समर्थन चाहूंगा मैं। अब लिंकिंग लाइब्रेरी क्या मतलब क्या है? तो लिंक का मतलब होता है किसी चीज को लिंक करना, राइट, है ना। अब लाइब्रेरी क्या है ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अब क्या होता है ना, जब भी मैं C++ की एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेट्स से C++ में मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट अ कोड। तो अगर मैं कोड लिखने जा रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ भी हमारे को कुछ फायदे देती है। क्या देती है? दे गिव अस सम फायदा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पीएल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो पीएल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैं यहाँ पे C++ की बात कर लेता हूँ, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कुछ फायदे प्रोवाइड करती है। फायदा इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी, इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज। क्यों भाई? अब जैसे क्या होता है ना, अब कैसे कैसे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे लाइब्रेरी के फॉर्म में, कैसे, है ना। मैं समझाता हूँ। जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो कि मेरे को C++ में ना कोई मेरे को कोई चीज प्रिंट करवानी है। मेरे को क्या करवानी है? प्रिंट करवानी है। आई नीड टू डिस्प्ले समथिंग टू द यूजर, ठीक है। तो मेरा ना एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन। एक मेरा बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको मैं बोलता हूँ सी आउट। क्या बोलूंगा? सी आउट। ये सी आउट क्या करता है? ये इसकी मदद से, इसके हेल्प से आई कैन डिस्प्ले, हेल्प से आई कैन प्रिंट थिंग्स, प्रिंट। तो ये किसने दिया है? ये किसने दिया है? ये बिल्ट इन फंक्शन किसने दिया है? ये एक लाइब्रेरी ने दिया होगा। ये किसने? एक लाइब्रेरी ने दिया है, जिस लाइब्रेरी का नाम है IO स्ट्रीम। किसने दिया? IO स्ट्रीम। तो क्या होता है ना कि ये एक लाइब्रेरी है जो कि किसकी है? C++ की एक लाइब्रेरी है। इट इज अ लाइब्रेरी जिसने मेरे को एक बिल्ट इन फंक्शन दिया है जिसकी मदद से मैं कोई भी चीज प्रिंट कर सकता हूँ। अब इस फंक्शन, इस वाले सी आउट के पीछे क्या कोड लिखा हुआ है प्रिंटिंग का, वो उससे मुझे मतलब नहीं है। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट कोड कि पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। मैं तो सी आउट यूज करूंगा और इसकी मदद से आई कैन प्रिंट एनीथिंग, एनीथिंग आई वांट टू प्रिंट, ठीक है ना। तो ये सी आउट किसने प्रोवाइड किया है? एक लाइब्रेरी ने, जो मेरे C++ के अंदर है। उस लाइब्रेरी का नाम है IO स्ट्रीम। IO मतलब, इसको मैं बता देता हूँ, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। समझ में आ गया ना। तो आउटपुट के लिए मेरे को सी आउट और इनपुट के लिए मेरे पास सी इन होता है। C++ में बात कर रहा हूँ, है ना। इनपुट अगर मुझे कुछ देना हो तो सी इन, और आउटपुट मुझे दिखाना हो तो सी आउट, राइट। तो ये दोनों ही बिल्ट इन फंक्शंस मेरे को किसने प्रोवाइड करें? एक लाइब्रेरी ने प्रोवाइड करें, जो कि किसकी है? किसकी लाइब्रेरी है? C++ की। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो मैंने C++ का एग्जांपल दिया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे फायदा प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज, है ना। लाइब्रेरी बोल लो या फिर उनको बोलो हेडर फाइल्स। क्या बोल दो? हेडर फाइल्स, ठीक है। तो ये इसके फॉर्म में हमारे को फायदा देती है, क्योंकि उनको, वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी को मुझे इंक्लूड कर मैं उसके अंदर के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करके अपने फायदे ले सकता हूँ। आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, और इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं बिहाइंड द सीन की भी सारी चीजें जानूं, उसके पीछे का लॉजिक। तो मेरे को क्या है कि मेरे को कुछ फायदे प्रोवाइड कर रखे हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने, है ना, इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी, जिनको मैं इंक्लूड करके वो फायदों का लाभ उठा सकता हूँ। आई कैन यूज दोज फायदास, राइट, फॉर मी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सी आउट सेन का, जो कि किसने प्रोवाइड करा है? एक लाइब्रेरी है IO स्ट्रीम नाम की, किसकी? C++ की, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये चीज समझ में आई आपको? अब लिंकिंग लाइब्रेरी का, ये लाइब्रेरी बताया मैंने क्या होता है, ठीक है ना। अब लिंकिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको ऊपर सीधा कंपाइलर का मतलब बताया कि कंपाइलर क्या है, क्या करते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी मैंने एक सोर्स कोड लिखा, जब भी मैंने प्रोग्राम लिखा, तो मैंने प्रोग्राम किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सोर्स कोड। उसे सोर्स कोड कहूंगा, राइट, सोर्स कोड। अब ये जो सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड में मान लो कि मैंने क्या करा है कि इंक्लूड करा है IO स्ट्रीम को। मेरे को करना ही पड़ेगा भाई, प्रिंट विंट तो कुछ कराऊंगा। IO स्ट्रीम को इंक्लूड करा, तो देयरफॉर मैंने सी आउट और सी इन का
मैंने सी आउट और सी इन का क्या करा है, मैंने कुछ यूज करा है, सी आउट और सी इन का यूज करा अपने प्रोग्राम में। अब जब इसे कंपाइलर का काम कर, कंपाइलर आएगा और कंपाइलर इसको मशीन कोड में बदल देगा या एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदल देगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज करेगा, तो क्या होगा ना, ये जो आयो स्ट्रीम है, आयो स्ट्रीम के जितना भी हमारा इसके पीछे का लॉजिक है, कोड है, बाइनरी कोड या मशीन कोड, ये सी आउट सी इन के पीछे का जितना भी कोड है वो सारा इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। आप समझे? आपको समझ में आया कि क्या हुआ कि ये डायरेक्टली आयो स्ट्रीम नहीं जाएगा, आयो स्ट्रीम के पीछे का जितना भी सोर्स कोड है, जितना भी इसके पीछे का एग्जीक्यूटेबल कोड है, जो भी हमारा 0s and 1 के फॉर्म में कोड है, वो सारा इसके अंदर कॉपी आउट हो जाएगा। क्या चीज समझ में आई कि मशीन कोड ऑफ दीज लाइब्रेरीज which we will be including will be copied in the executable file. This process is known as linking of library. This process is known as linking of library. ध्यान समझने है ना, समझ में आ गया ना, क्लियर है? तो बस यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी हमारे को फायदा देती है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट होती हैं जिनके यूज से मैं काफी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आयो स्ट्रीम का, और वो हमारी लाइब्रेरी है जो कि यूज करते हैं हम कोई भी चीज प्रिंट करवाने के लिए या प्रिंट इनपुट लेने के लिए, सी आउट या सी इन का इस्तेमाल करके। तो क्या होता है ना, जब भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और कंपाइलर आकर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो इनके पीछे का जो ये हमारी लाइब्रेरीज है, इनके पीछे का भी मशीन कोड क्या होता है, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कॉपी हो जाता है। समझ में आ गया? हमारे को सोर्स कोड में तो नहीं दिख रहा कोई भी मशीन कोड इनका, लेकिन हाँ जब मैं इनको कंपाइल करूंगा तो ये सी आउट नहीं मशीन कोड में बदलेगा, बट इनके पीछे का जो लॉजिक है, इनके पीछे का जो बिहाइंड द सीन से आयो स्ट्रीम के पीछे के जो सी आउट के पीछे का लॉजिक है, कोड है, वो सारा मशीन कोड के फॉर्म में एग्जीक्यूटेबल फाइल में कॉपी हो जाएगा। दिस इज नोन एज लिंकिंग ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैं ये चीज लिख देता हूँ, क्या है, ताकि और आसान हो जाए, लिख देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप भी लिख लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स built in code which helps us write a program easily। ठीक है जी, these are, ऐसे लिख लो, these are available in header files or library files। They are available in header files or library files that contain machine code। ठीक है ना? अब ये हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल में मशीन कोड पड़ा होता है, जिनकी मदद से मैं ये ऐसी फंक्शनलिटी यूज कर सकता हूँ, सी आउट सी इन नाम से। ऐसे और भी लाइब्रेरीज होती हैं, बट अभी के फिलहाल के लिए ये समझ लो आप। ठीक है ना? डन। तो क्या होता है ना, when you are using any library, ठीक है, the machine code of the library will be copied in your executable file, this is known as linking of library। समझ में आया कि हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, हमारे को कुछ बिल्ट इन कोड प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जो हेल्प करता है हमारे को प्रोग्राम आसानी से लिखने के लिए। ये जो हमारा बिल्ट इन कोड है, ये बिल्ट इन फंक्शंस है, ये कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हमारे हेडर फाइल्स में और लाइब्रेरी फाइल्स, जो हमारा कंटेन करता है मशीन कोड, है ना। इनके पीछे का लॉजिक बेसिकली यही बताया मैंने, इनके पीछे का जो हम यूज कर रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन में, बिल्ट इन कोड, उनके पीछे का लॉजिक हमारा वहां पे पड़ा होता है। अब जब आप किसी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करते हैं, तो मशीन कोड उसके पीछे का कहाँ पे कॉपी हो जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में, राइट। उसी का मशीन कोड यहाँ पर भी कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम जब हम रन करने की कोशिश करेंगे तब हम रन कर पाएंगे फिर हम। ठीक है, क्लियर हो गया एग्जीक्यूटेबल फाइल।
इतना समझ में आ गया कि दिस इज ना लिंकिंग ऑफ लाइब्रेरी। आई होप इट मेक सेंस, ये समझ में आ चुका होगा आपको, है ना। ठीक है, तो हमारे 3 स्टेप्स हो चुके, एडिटिंग, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग लाइब्रेरी। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोडिंग क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 4, लोडिंग। ये भी आसान सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा इसमें बातें नहीं है। फटाफट से इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, वो आप भी ड्रॉ कर लें साथ साथ। ऑलराइट, सो मैं इसको हाथ से ही लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। ये हमारा मेन मेमोरी से, ये मेन मेमोरी हो गई हमारी मेन मेमोरी। ठीक है जी, ये हमारी हो गई लेट्स से सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जिसको मैंने हार्ड डिस्क ड्राइव बोला था। ठीक है, मेन मेमोरी डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है सीपीयू से, आपको पता ही है, बताया मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ये सब पढ़ा था। ठीक है, अब मेन मेमोरी के ना 3 सेक्शन होते हैं। एक सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है हमारा स्टैक, नीचे दूसरा बीच वाला होता है हीप, और सबसे नीचे वाला होता है हमारा कोड सेक्शन, कोड सेक्शन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गई। अभी मैंने जस्ट ऊपर ऊपर आपको एक चीज बताई कि हम कोई भी फाइल को सेव कर रहे हैं, कोई भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एचटीडी में। और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमारी कंपाइलिंग के बाद बनती है, वो भी हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव में या सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पर मैं वो वाली फाइल्स बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इस तरीके से वो फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने दोनों फाइल्स बना ली। एक फाइल है हमारी फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस। और ये वाली फाइल जो है हमारी वो क्या है, फाइल डॉट फर्स्ट डॉट EXE। ठीक है, जो कि मेरे कंपाइलर के बाद हुई। अब इसके अंदर हमारा लिंकिंग ऑफ लाइब्रेरी भी हो चुकी है, किसके अंदर, फर्स्ट डॉट EXE के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा ना कि मान लो कि मेरे को प्रोग्राम को ना एग्जीक्यूट करना है, चलाना है, तो चलाने से पहले का प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिफोर, जस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन, ऐसे लिख लो आप, है ना, जस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से जस्ट पहले क्या होता है कि जो, अब मैंने बोला कि मेरे को प्रोग्राम को रन करना है, भाई एग्जीक्यूटेबल फाइल मेरे पास आ चुकी है, मेरे को, मैं क्लिक करने जा रहा हूं उस पर। तो क्या होगा, क्लिक करते ही क्या होता है कि मेरा जो ये फर्स्ट डॉट EXE है, उसको लाया जाता है कोड सेक्शन में। उसको कहां लेकर आया जाता है, कोड सेक्शन में, किसके, मेन मेमोरी के, राइट। तो इसको क्या करा जाता है, कोड सेक्शन में लाया जाता है मेन मेमोरी के। कौन लेकर आता है, सबसे पहला सवाल, लाया जाता है, ठीक है, कौन लेकर आता है, कौन लेके आता है, कौन लेकर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ये, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, दिस प्रोसेस इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई बोलेगा कि भाई ये लेकर आना है अब। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फर्स्ट डॉट EXE को कहां ले आएगा, कोड सेक्शन में ले आएगा। क्लियर है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सारे काम हो रहे हैं यार। बेसिकली आपको मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहां पे जाके प्लीज उसको भी देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं पता किसी को। ठीक है, तो हमारा ये जो फर्स्ट डॉट EXE है, ये कहाँ लेकर आया जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आया जाएगा कोड सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी में, राइट। ये लाने के प्रोसेस को ही कहा जाता है लोडिंग, इसी को कहा जाता है लोडिंग। आसान है ना, समझ में आ गया कि कहां से कहां तक लेकर आना है हमारे को। फर्स्ट डॉट EXE को, जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको कहां, उस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव से कहां लेकर आया जाएगा, CPU वो कोड सेक्शन में लेकर आया जाएगा, मेन मेमोरी में। ठीक है जी, इस प्रोसेस को कहा जाता है हमारा लोडिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लोडिंग। इज दिस थिंग क्लियर? तो मैं इसी चीज को लिख देता हूं फटाफट से, इसी चीज को लिख देता हूं मैं, ब्रिंगिंग machine code from
hard disk drive to the code section of main memory is called loading। ठीक है। और दूसरी चीज कि this process is done by ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लाइनक्स यूज कर रहे हैं, जो सा भी यूज कर रहे हो, वो ये काम करेगा कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव से हमारा वो प्रोग्राम को, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को कहाँ ले आएगा, कोड सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी। दिस प्रोसेस नोन एज लोडिंग। लोड करना, लोड कर देना। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। अरे एक चीज मुझे परेशान कर रही है, चलो कोड सेक्शन था तो कोड आ गया, अब ये दो चीजें जो आपने लिखी है ये भी थोड़ा थोड़ा सा बता दो। मैंने कहा चल यार बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेलिंग में तब हम पढ़ लेंगे। ठीक है। अभी आइडिया क्योंकि मैंने लिख दिया तो मैं बता देता हूँ। स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। स्टैक क्या होता है ना, स्टैक में ना हमारे वेरिएबल्स की स्पेस बनती है। मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। लिखो, स्पेस फॉर द वेरिएबल्स, space for the variables in which data is stored is created in stack। क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया था 5th लेक्चर के अंदर हमने फ्लो चार्ट्स के बारे में समझा था। तो फ्लो चार्ट्स के बारे में जब हमने समझा था तो हमने बोला था कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम में इनपुट लेते हैं या आउटपुट शो करते हैं, राइट, तो हमें कहीं पे उन्हें स्टोर करना पड़ता है। कोई भी डेटा को हमें स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, डेटा को मुझे स्टोर करना पड़ता है। तो मैंने वहां पे नाम लिया था बकेट में स्टोर करते हैं हम। वी स्टोर दैट डेटा इन अ बकेट। उस बकेट का प्रोग्रामिंग की दुनिया में नाम है वेरिएबल। कि वेरिएबल के अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, 10 एक डेटा है, मुझे कहीं स्टोर करना है तो मैं इस चीज से स्टोर कर लूंगा कोई भी वेरिएबल में। तो लेट्स से वेरिएबल का नाम मैंने दिया ए। तो ए एक वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर है, 10 स्टोर्ड है दोस्त। क्लियर हो गई? तो इसमें समझ में आ गया इस तरीके से। तो वेरिएबल का जो स्पेस है वो हमारा कहाँ बन जाता है, मेन मेमोरी में। लेट्स से A, B, C, D and so on and so forth। तो stack contains space for variable in which data is stored। क्या चीज समझ में आ गई? क्लियर है? अब हीप क्या होता है? हीप क्या है? हीप भी एक सेक्शन है ना मेन मेमोरी का। अब हीप क्या होता है भाई? हीप के बारे में अभी जस्ट मैं छोटा सा ऐसे ही नॉर्मल आइडिया दे देता हूँ। इसके डिटेलिंग इसके बारे में हम बाद में समझेंगे कि क्या होता है हीप में। तो हीप क्या होता है मैं सब फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ। हीप जो है ना हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मैं जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि रन टाइम पे जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है ना, उस टाइम पे अगर हमारे को कोई मेमोरी की जरूरत पड़ गई, उस टाइम पे जो हमने पहले से सोच के नहीं रखी, रन टाइम पे हमारे को कोई जरूरत पड़ रही है, जब हम रन हो रहा है प्रोग्राम, तो उस टाइम को हैंडल करता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। उस चीज को कहते हैं कि एलोकेट करना मेमोरी को डायनेमिकली रन टाइम पे। ये समझ में आ गया? तो हीप में वो सेक्शन होता है। अब इसके बारे में बाद में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए लोडिंग क्या होता है जो हमें समझना था कि सेकेंडरी मेमोरी से हमारा कोई भी हम प्रोग्राम को कहाँ लेकर आ जाए, कोड सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी में। कौन करता है ये काम? ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग। ठीक है जी, तो लोडिंग इसको कहते हैं। तो आई होप लोडिंग इज क्लियर। एडिटिंग, राइटिंग द प्रोग्राम। कंपाइलिंग, कंपाइलर क्या करता है? हमारा सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये सारी फाइल्स हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव में। फिर लिंकिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कुछ फायदे प्रोवाइड करता है जिससे हमारा प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। वो फायदे इज इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स और हेडर फाइल्स। अभी लाइब्रेरी फाइल्स और हेडर फाइल्स कुछ ऐसे बिल्ट इन कोड लेकर घूमती है जिसके थ्रू हम कोड लिखते हैं आसानी से, है ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आईओ स्ट्रीम का C++ में। आईओ स्ट्रीम हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है हमारा एक लाइब्रेरी फाइल है जो हमारा यूज होता है किसी भी उसके थ्रू हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं Cout या Cin। वो हमारा डिस्प्ले करने के लिए या इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं। तो क्या होता है जब हम इनको इंक्लूड करते हैं फाइल्स को, तो इनके पीछे का जो सोर्स कोड है वो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल में भी कॉपी हो जाता है।
क्लियर है? दिस प्रोसेस नोन एज लिंकिंग ऑफ लाइब्रेरी। अब लोडिंग क्या होता है कि हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है, अब एग्जीक्यूशन से पहले का ये जस्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में प्रेजेंट है। अब उसको हमारे को कहाँ लेकर आना है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में कौन से सेक्शन में? कोड सेक्शन में। तो एक कोड सेक्शन में लाने को ही हम कहते हैं लोडिंग, और ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फिर मैंने बताया कि मेन मेमोरी के भी हमारे 3 सेक्शन होते हैं, स्टैक, हीप एंड कोड सेक्शन। स्टैक क्या होता है? वहाँ पे वेरिएबल्स के लिए जगह बनती है ना। वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारा डेटा स्टोर करते हैं। कोई भी डेटा जो हमारा स्टोर करेगा वो वेरिएबल स्टोर करेगा, और वेरिएबल के कुछ नाम होते हैं, नाम हम अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे जो होता है, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ स्टैक इज द प्लेस वेयर स्पेस फॉर वेरिएबल्स इज क्रिएटेड विच स्टोर डेटा इन इट, ठीक है। फिर हीप क्या होता है? हीप हमारा एक अलग एक सेक्शन है, वो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। तो अभी तक हम लोडिंग तक पढ़ चुके हैं। अब एग्जीक्यूशन लास्ट स्टेप हमारा रह जाता है, एग्जीक्यूशन, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप सॉरी, है ना। फोर्थ तो हमारे कवर हो गया, फिफ्थ स्टेप एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन क्या है? बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है कि जब मैं इसी में समझाता हूँ, ठीक है। कौन सा पेन ले, तो मैं एक अलग सा पेन देखने की कोशिश करता हूँ, कुछ एक सेकेंड ले लेते हैं, हाँ पिंक टाइप ले लेते हैं। अब ये क्या है, ये करेगा क्या, ये समझते हैं कि एग्जीक्यूशन क्या होता है। अब हमारा जो है कोड जो आ गया, हमारा कोड सेक्शन में आ गया, कहाँ पर आ गया? कोड सेक्शन में आ गया। अब एग्जीक्यूट करता कौन है भाई? सीपीयू करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सीपीयू से ही हमारा सारा प्रोसेसिंग हो रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम ही उसका ये है, तो सीपीयू करता है। लेकिन अब क्या होता है ना, सीपीयू खुद से नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ना सीपीयू को कमांड देगा, इंस्ट्रक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहेगा सीपीयू से? सीपीयू कि तेरे पास, अब मेरे पास आ गया है, ये मेमोरी में मैंने ला दिया है कोड सेक्शन में अपना कोड, अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे? एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। तो अभी ना मैं थोड़ा सा ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ जरा। अब मैं क्या बताता हूँ आपको, बताता हूँ, सुनो कि जो हमारा C++ की स्पेसिफिकली बात करता हूँ मैं, C++ की, तो C++ के ना प्रोग्राम में चाहे एग्जीक्यूटेबल फाइल में एक जगह होती है जिसको कहते हैं, एक वो होता है फंक्शन होता है जिसको कहते हैं मेन फंक्शन। क्या कहते हैं? मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन ना, ये हमारे जैसे घर में मुखिया होता है ना, मुखिया, हेड, तो वो है हेड। अब कोई भी प्रोसेस, कोई भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना, एग्जीक्यूशन अगर स्टार्ट हुआ C++ में, तो एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहां से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है हमारा एग्जीक्यूशन। इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो हमारा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को, क्या कह रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को मेन फंक्शन का एड्रेस दे देगा। लेट्स से कि मेन फंक्शन यहां पर है मेन फंक्शन, दिस इज द मेन फंक्शन का कोड, है ना। तो मेन फंक्शन की स्टार्टिंग यहां पर है, तो सीपीयू के ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को मेन फंक्शन का एड्रेस दे देगा कि भाई ये ले पकड़ एड्रेस, और इस एड्रेस से एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। कि क्या होता है, लोडिंग होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एड्रेस ऑफ मेन फंक्शन टू द सीपीयू कि लो भाई ये रहा एड्रेस, आप जाके शुरू कर दो एग्जीक्यूशन, एंड हेंस एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं, एग्जीक्यूशन में क्या बोला मैंने वही लिख लेते हैं। आफ्टर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विल आस्क CPU to start execution by providing address of main function, and hence CPU will start execution। समझ में आ गया? तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है हमारा, है ना, जब हमारा लिंकिंग, लोडिंग, ये सब वो सब हमारा कोड वर्ड लिखा जाता है, सब कुछ हो जाता है, एंड देयरफॉर इट इज द लास्ट स्टेप, जिसमें हमारा सीपीयू बोलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है ले भाई पकड़ अब एड्रेस, सीपीयू ले पकड़ एड्रेस किसका? मेन फंक्शन का कोड के, और उधर से एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं, एंड हेंस द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। तो आई होप
you got to understand what is execution as well. So there are 5 steps that are involved in program development and execution: editing, compiling, linking libraries, loading and execution. I hope it is clear to you. I hope it is clear, right? इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही होगी, आई गेस। सारा आसान सी चीज़ है ना? तो इसके बारे में ये चीज़ है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन में क्या स्टेप्स होते हैं वो हमने जाना, और कैसे वो चीज़ें होती है, कैसे एक एक स्टेप को हमने समझने की कोशिश करी। आपको आएगा, समझ में आ गया होगा, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी 5 पार्ट्स में पीछे कवर कर ली हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम, है ना? तब आप इस पे आएँ और बहुत आसानी से और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपको। और अगर आप एक ठीक ठाक लेवल पे खड़े हैं C++ में तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन जस्ट गो। आपने देख ही लिया है और आप देख ही रहे हैं और सारी चीज़ें वेल एंड गुड है, ठीक है ना? ठीक है। ऑल्सो अगर आपको समझ में आ रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना? शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़, है ना? ताकि क्या होता है ना कि देखो, ग्रोथ करने में ये होता है कि दिमाग में ना एक चीज़ होती है कि ठीक है, वी आर गेटिंग सपोर्ट, मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी, है ना? और मैं बहुत और अच्छा कंटेंट बनाऊंगा और सारी चीज़ें, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक वॉट एवर इज़ देयर, राइट? ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपके इसमें प्रेजेंट है, डालूंगा इस कोर्स में, सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड रेगुलरली वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो 6th पार्ट तक हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में 7th में ना वी विल बी इंस्टॉलिंग VS कोड एंड मेकिंग कंपाइलर रेडी, ताकि हम फिर 8th पार्ट ऑनवर्ड हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें, ठीक है? तो प्लीज़ गो एंड हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, और वो बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।